विश्व में जल संकट, संघर्ष और संरक्षण। विश्व की वर्तमान की जनसंख्या 7 अरब 90 करोड़ है, जिसमें लगभग 4 अरब लोग आज वर्ष के किसी न किसी भाग में जल संकट से, संघर्ष से जूझते हैं। और इस संकट और संघर्ष का मुख्य कारण है दोहन और शोषण में स्वार्थी मनुष्य भूल गया है अंतर। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि पृथ्वी माँ है और मानव शिशु है। इस शिशु को, इस मानव को इतना ही संसाधनों का शोषण करना चाहिए कि पुनर्भरण हो सके, पुनरुत्पादन हो सके, रिसाइकलिंग, रिपेयरमेंट और रिप्रोडक्शन हो जाए। साथ ही श्रीमद् भागवत में आया था कि जो मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे वे चोर हैं और उन्हें उसकी सजा मिलेगी। शायद आज के मनुष्य को स्वार्थी होने के कारण, अंधाधुंध शोषण के कारण यही सजा मिल रही है। आज वर्तमान विश्व को अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि आगत सदी में के 50 वर्षों में ही यह संकट और भयावह होने वाला है। विषय प्रवेश के पूर्व हम कुछ तकनीकी शब्दों को पहले समझ लें। दोहन क्या है, हस्बैंडिंग क्या है? दोहन या हस्बैंडिंग है कि वह चीज, वह वस्तु यथावत बनी रहे और प्रसन्नता के साथ उसका भी पोषण हो सके, विकास हो सके और हमारा भी हो सके। जैसे गाय दूही जाती है, बछड़े को भी लाभ हो रहा है, गाय को भी लाभ हो रहा है और मनुष्य को भी हो रहा है। शोषण वह है जब संसाधन ही घट जाए, उसकी गुणवत्ता घट जाए। जैसे हमने इंजेक्शन लगाया और दूध तो अधिक प्राप्त कर लिया, लेकिन गाय भी समय से पहले बूढ़ी हो गई और रुग्ण हो गई और दूध की गुणवत्ता भी घट गई। यह शोषण हुआ। शोषण माने भविष्य को ध्यान रखते हुए, न ध्यान रखते हुए और हम वस्तुओं का ज़्यादा उपभोग करें। इसी के दोनों के संतुलन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समपोषित विकास की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान विश्व में ये बढ़ गया है। फिर देखें कि सतही जल क्या है, जल कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले है सतही जल। सतही जल जो गड्ढों में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, पोखरों में पाया जाता है, वह सतही जल है। सतही जल इतना कम है कि 0.6% ही कुल जल का है। इसे बूंद भर जल मान लें तो भी सही माना जा सकता है। दूसरा है भूमिज जल, जो मिट्टी के अंदर सबसॉइल हो गया है, मिट्टी के अंदर सोख लिया गया है और उथले कुओं में, पोखरों में, तालाबों में ये मिल जाता है, गहरे कुओं में इस तरह का जल मिलता है। फिर है भूगर्भीय जल, वह जल जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल से जुड़ा होता है, जो भूगर्भ के तल से, स्तर से जुड़ा है, उसे हम भूगर्भीय जल कहते हैं। वह आसानी से उसका तल नहीं गिरता। इस संदर्भ में समझ ले कि ब्लैक जोन क्या है, डार्क ब्लैक जोन क्या है और ग्रे स्टेज क्या है। जहां जल स्तर इतनी तेजी से गिरता है वहां ये समस्याएं खड़ी होती हैं। ब्लैक जोन है जहां 0.5 मीटर से 25 मीटर तक जल प्रतिवर्ष गिर जाता है, जल स्तर गिर जाता है, उसे हम ब्लैक जोन के नाम से सम्मान। जहां 25 मीटर से ज्यादा गिरता है उसे हम ब्लैक जोन के नाम से संबोधित करते हैं। और जो जहां जल का 90% से 100% उपयोग हुआ उसे हम ग्रे स्टेज के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमने जल को, पानी को प्रयोग किया और वो वाष्पीकृत हो गया तो पुनर्यौवन को, इन्होंने वेटजील नाम के विद्वान ने पुनर्यौवन काल की व्याख्या की है। उन्होंने कहा जल वाष्प
को भी 9 वर्ष का समय लग जाता है, नदियों को 12 वर्ष का समय लग जाता है, और भूमिज जल को जो समय 280 वर्ष का लग जाता है, और झीलों को 1 से 100 वर्ष का समय लग जाता है, और मृदा जल को 280 का लग जाता है। इस तरह से विश्व की स्थिति, घटते संसाधन और गुणवत्ता ह्रास, ये विश्व की स्थिति है। इसके अगर हम कारण देखें कि किन कारणों से ये घट रहा है, तो सबसे पहले है उपभोग। उपभोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि आज अरल सागर सूख गया है, कि सर और आमू दरियाओं का शोषण अफगानिस्तान के द्वारा ही हो गया है। उपभोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि कोलोराडो नदी मेक्सिको की, और चीन की पीली नदी, और नील नदी, और भारत की गंगा नदी, ये मुहाने तक पहुँचते पहुँचते बहुत क्षीण हो जाती हैं और पहुँच ही नहीं पाती। इनमें उपरोक्त 3 नदियाँ तो पहुँच ही नहीं पाती। तो उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम देखें कि जो जल 1000 परिवार गांव के या बंजारे और 500 पशु जिस जल की मात्रा का उपयोग 3 वर्ष तक करते हैं, उसी जल का उपयोग जो शहरी 100 परिवार 2 वर्ष के लिए करते हैं, माने 1 वर्ष घट गया। और अगर 100 होटलों को दे दें हम, तो ये 2 महीने में ही पूरा हो जाता है, कहाँ 3 साल, कहाँ 2 साल, और कहाँ 2 महीने। तो उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम ट्यूबवेल की अनुमति देने का आशय होता है कि आधा दूध अनियंत्रित भूमिगत जल को निकालने की अनुमति दे रहे हैं। तो बहुत जल्दी फिर है घटते संसाधन। हर साल जल स्तर घटता चला जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की स्थिति हो, या मध्य प्रदेश की स्थिति हो, या कर्नाटक की हो। और आज हम देखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन डे 0 में आ गया, वहाँ का 100% जल उपयोग हो गया। चेन्नई में 100% जल हम प्रयोग कर चुके हैं, अब वहाँ अंडरग्राउंड वाटर बचा ही नहीं। अगर हम देखें तो बेंगलोर कर्नाटका में 1000 फीट की गहराई पर जल मिलता है, जबकि 1000 से ज़्यादा गहराई पर उसमें खनिज तत्व ज़्यादा हो जाते हैं और वे मनुष्य के लिए हार्मफुल हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि निरंतर इंदौर 1700 फीट की गहराई पर मिलने लगा है। भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, ये सब इसी समस्या से ग्रसित हैं। तीसरा हम देखें, जनसंख्या की तो वृद्धि हो नहीं रही, ये तो विस्फोट हो रहा है। महानगर इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, गाँव की जनसंख्या घटती जा रही है, नगरीकरण बहुत अधिक हो रहा है और जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या से मांग बढ़ रही है, तो जल का उपभोग भी हो रहा है और सिंचाई का में भी इसका बड़ी मात्रा में उपयोग होता है, क्योंकि भूमिगत जल का 80% तो सिंचाई में ही प्रयोग किया जाता है। तो जनसंख्या की वृद्धि से मांग बढ़ रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है, और उसमें अवशिष्ट की मात्रा ज़्यादा। आज हम देखें तो स्वीडन की 4000 झीलों प्रदूषित अम्लीय हो गई हैं, और चीन की 25% झीलें प्रदूषित हो गई हैं। अगर हम देखते हैं कि बेंगलोर की 200 झीलें प्रदूषित हो गई हैं, चीन की 25% से ज़्यादा झीलें प्रदूषित हो गई हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम ये हो रहा है। यमुना नदी दिल्ली में ही इतनी गंदी हो गई है कि उसको नहाया भी नहीं जा सकता। भोपाल की छोटी झील पर इतनी प्रदूषित हो गई कि नर्मदे का पानी भी उसके तल का, उसके स्तर का नहीं है। इस तरह से अच्छा, जल तो है। आज हम कह सकते हैं कि पंजाब में आसाम में, बंगाल में बाढ़ें आई हुई हैं, उड़ीसा में बाढ़ें आई हुई हैं, केरल में बाढ़ें आई, लेकिन पेयजल के स्रोत तो बहुत कम हैं। बाढ़ें आने से क्या होता है? पानी तो पृथ्वी पर भी बहुत है और पानी भारतवर्ष में भी बहुत है, लेकिन पेयजल की कमी है। पेयजल, समस्त पेयजल केवल
एक चाय की चम्मच के बराबर है अगर कुल एक बाल्टी पानी या 5 लीटर पानी मांग लें। अच्छा, ये संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। इसका बढ़ने का कारण भी यही मुख्य कारण है। अरल सागर आज आधा रह गया, आधा नहीं रह गया और कम हो गया। वहां जहाज रेत पर खड़े हैं। अरल मरुस्थल में बदल गया। और हम देखते हैं थार का मरुस्थल हो या सहारा का मरुस्थल हो, किसी समय यहाँ भी समुद्र लहराता था, लेकिन किसी कारणवश ये स्रोत घट गए और आज यह मरुस्थलीय हिस्सा हो गया। दूसरा विवाद जो है वो पहला विवाद, रूस ने इतना ज्यादा शोषण किया कि अरल सागर समाप्त हो गया। दूसरा स्थान सिंध नदी की सहायक नदियों के हैं। अप स्ट्रीम भारत के पास है और न्यून स्ट्रीम निचली पाकिस्तान, ये विवादास्पद हो गया। जॉर्डन नदी आज विवादास्पद है। नील नदी का पानी मिस्र ज्यादा प्रयोग कर लेता है, सूडान और इथियोपिया रह जाते हैं। इस तरह से ये हम देखते हैं कि इजराइल जॉर्डन नदी का ज्यादा उपयोग कर लेता है, जिससे दूसरे लेबनान और सीरिया रह जाते हैं और विवाद के। भारतवर्ष में भी ये कोई कम नहीं है। गंगा कावेरी विवाद, गंगा जो उत्तर प्रदेश, ये कावेरी का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु, यमुना नदी का विवाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात का विवाद, ये विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं ये तो प्रांतीय विवाद हैं, जिलों पर भी विवाद हो जाते हैं। और नल पर जब 10 लोग एक साथ लेते हैं तो उधर भी विवाद हो जाते हैं। तो इस तरह से संघर्ष बढ़ता चला जाता है। अब हम देखें संरक्षण की दृष्टिकोण से हम सिद्धांत लें कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। हमें इसके 3 तल करने पड़ेंगे, एक इंटरनेशनल, एक नेशनल और एक लोकल। तो लोकल स्तर से ही हमें सोचना होगा। इसके लिए जो इंटरनेशनल है वो तो बहुउद्देशीय योजनाओं के द्वारा बड़े बड़े इंजीनियर और भूगोलविद और भूगर्भ शास्त्री बतलाते हैं कि कहाँ कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, कहाँ कमांड एरिया ज़्यादा है, कितनी ऊंचाई। जैसे डॉक्टर JP सक्सेना ने अपनी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ बुंदेलखंड में लिखा कि हाफ मैन मेड और हाफ नेचुरल। इस तरह से बहुत से टैंक बने यहाँ के राजाओं ने। इस जैसे बुंदेलखंड में चंदेल और बुंदेल राजाओं ने ये टैंक बनाए थे और लगभग 600 टैंक थे, लेकिन ये निरंतर सूख गए। उसी तरह से बेंगलोर में मैसूर के शासकों ने 200 झीलें बनाई थी, लेकिन आज वे प्रदूषित हो गईं। इस तरह से प्राचीन लोगों ने, और हमारे यहाँ भी ये योजनाएं चल रही हैं, इनमें भूगर्भ शास्त्री बताएंगे कहाँ फ्रैक्चर जोन है। जमीन के अंदर भी तालाब हैं, जैसे ऊपर तालाब हैं, जैसे ऊपर नदियां हैं, जमीन के अंदर भी नदियां हैं। भूगर्भ शास्त्री बताएंगे कि यहाँ जैसे टीकमगढ़ में जेरोन और पृथ्वीपुर के बीच एक कठोर चट्टान है और एक कटोरा जैसा बन गया। वहाँ 100 मीटर के दायरे में अगर दूसरा कुआं खुदा तो उसका भी जल तल नहीं गिरेगा, ग्वालियर का भी तल नहीं गिरेगा, क्योंकि ग्वालियर में भी एक कटोरा जैसा बन गया। तो भूगर्भ शास्त्रियों की ड्यूटी है कि वो फ्रैक्चर जोन बताएं, वो बताएं कहाँ झीलें हैं, कहाँ हमें रिच कैनाल बनाना चाहिए। इस तरह से प्रांतीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तो इनके द्वारा, लेकिन लोकल जो बनाया जाएगा उसमें हमें चाहिए कि हम देखें कि बड़े बड़े टाके बनाना चाहिए। जैसे छतों का पानी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, टाके बनाकर इनका उपयोग ये फतेहपुर सीकरी में और राजस्थान में किया भी गया है। इस तरह से कुओं का संग्रह, जो पानी के गड्ढे बना दिए गए हैं उनमें पानी संग्रहित हो जाता है और इस तरह से पानी का उपयोग बड़ी मात्रा। पहाड़ों के नीचे भी गड्ढे बनाए जाते हैं। अगर हम देखें तो ये पहाड़ों के नीचे गड्ढे बने हैं। ये जतारा में, बुंदेलखंड में पहाड़ों के नीचे बनाए गए, जहाँ पशुपालन ज़्यादा होता है वहाँ यह स्कीम सक्सेसफुल है। इसलिए खड़ीन बनाकर
पानी स्टॉप डैम बनाकर भी रोका जा सकता है और इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से हमें लोकल स्तर पर पानी को क्योंकि यहाँ की जो 86% वर्षा है वो वर्षा ऋतु में हो जाती है और उसका 92% बह जाता है, तो संभरण हमको संरक्षण के दौरान ध्यान रखना होगा, क्योंकि जल का संरक्षण अगर पूरा हो जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस समस्या में जो पेयजल है उसके वितरण की व्यवस्था उचित हो और विवेकपूर्ण उपयोग हो और साथ ही साथ प्रदूषण से बचाया जाए, तभी जल संरक्षण पूरा हो सकता है। धन्यवाद।